अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। तो इस यूनिट नंबर 2 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 10। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10 यूनिट नंबर 2। इस यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हमारा इस लेक्चर का जो नाम है, हमारे लेक्चर का नाम या टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स या मॉडल्स अबाउट एटम। एटम के बारे में नज़रियात, एटमी साख्त और एटम के बारे में नज़रियात। तो ये आज का टॉपिक है। तो पहले हम तलबा बयान करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम की साख्त। एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कहते हैं। इसका नाम है एटम की साख्त या बनावट। तो याद रखो तलबा, एटम के दो बड़े हिस्से होते हैं। एटम का एक हिस्सा न्यूक्लियस होता है और एटम का दूसरा बड़ा हिस्सा, इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। तो ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस में क्या होते हैं तलबा? न्यूक्लियस के दरमियान या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर हम न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियंस। क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए इसे न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूक्लियस है। एटम का एक बड़ा हिस्सा क्या है? न्यूक्लियस। दूसरा बड़ा हिस्सा एटम का न्यूक्लियस के बैरून हिस्सा होता है, बैरून न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियस से बाहर हिस्सा। तो न्यूक्लियस से बाहर हिस्से में क्या होता है? याद रखो, न्यूक्लियस से बाहर जो हिस्सा होता है इसमें शेल्स होते हैं। शेल्स। इसमें क्या होते हैं? शेल्स। क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। जैसे आप मदार कहते हैं, इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं बयान करूंगा, इस चैप्टर में आएंगे। ये शेल्स है। तो इसमें जो शेल बैरूनी होता है, आउटर होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, लास्ट शेल जिसे हम कहते हैं आखिरी मदार, आउटर शेल, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंस। तो बैरूनी मदार, बैरूनी शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल और लास्ट शेल। इसी तरह इस शेल के करीब अंदर की तरफ जो मदार पाया जाता है, शेल होता है, वैलेंस शेल के करीबी शेल को हम पेनल्टीमेट कहते हैं। पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल के अंदर जो शेल्स होते हैं इसे हम कहते हैं इनर शेल्स।
पेनल्टीमेट को भी हम इनर शेल से मौसूम कर सकते हैं, यानी ये वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल से अंदर यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो शेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं इनर शेल्स। इनर शेल्स, ये इनर शेल्स है। इनर शेल को हम क्या कहते हैं? अंदरूनी मदार, अंदरूनी मदार। तो अब हम ये कहते हैं कि इन शेलों में क्या होता है? तो इन शेलों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, याद रखो, क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो बैरूनी शेल में पाए जाते हैं वैलेंस शेल में, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस शेल के अलावा अंदरूनी मदारों में, अंदरूनी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदरूनी, इनको हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनर। और कवर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कवर, इनर, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम का एक मुख्तसर सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है। यानी इसमें एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम का बैरूनी हिस्सा क्या होता है? इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो न्यूक्लियस से बाहर होता है। न्यूक्लियस से बाहर हिस्से में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, मदार होते हैं। तो बैरूनी मदार जो होता है सबसे बैरूनी, इसको लास्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। और इस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस शेल से जो अंदर मदारे होते हैं, यानी वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो मदारे होते हैं, इनको इनर शेल्स कहते हैं या इनर ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। इसी तरह इन अंदरूनी मदार यानी इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम का मुख्तसर सा साथ मैंने बयान किया है आपके सामने। तो आइए अब हम आते हैं थ्योरीज की तरफ। थ्योरीज अबाउट एटम, एटम के बारे में नज़रियात, एटम के बारे में नज़रियात हो। एटम के बारे में नज़रियात है, लेकिन आज हम जो बयान करेंगे इसमें से एक है डेमोक्राइटस कॉन्सेप्ट, यानी ग्रीक कॉन्सेप्ट, ग्रीक कॉन्सेप्ट या डेमोक्राइटस कॉन्सेप्ट, एंड डाल्टन कॉन्सेप्ट या डाल्टन मॉडल या एटॉमिक मॉडल, हम ये बयान करेंगे। तो आइए पहले रोशनी डालते हैं ग्रीक कॉन्सेप्ट पर। तो हम पहले क्या बयान करेंगे? ग्रीक कॉन्सेप्ट। ग्रीक कॉन्सेप्ट, ग्रीक कॉन्सेप्ट को हम डेमोक्राइटस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, डेमोक्राइटस कॉन्सेप्ट या मॉडल या थ्योरी अबाउट एटम, एटम के बारे में। तो तलबा ये याद रखो कि डेमोक्राइटस एक ग्रीक यानी यूनान वाला फलसफी था। डेमोक्राइटस वाज अ ग्रीक फिलॉसफर। डेमोक्राइटस यूनानी फलसफी था और उसने सबसे पहले एटम के बारे में नज़रिया, अपना ख्याल, अपना आइडिया पेश किया था। तो उसके नज़रिए के मुताबिक एटम क्या है? डेमोक्राइटस के कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एटम मादे का इंतहाई छोटा नाकाबिल तकसीम ज़र्रा होता है। एटम मादे का इंतहाई छोटा नाकाबिल तकसीम ज़र्रा होता है। और ये एटम नाम किसने दिया था? तो ये एटम नाम भी डेमोक्राइटस ने दिया था। और एटम का नाम जो है एटम, ये ग्रीक वर्ड एटॉमस से लिया गया है। और एटॉमस का मकसद है इनडाइविजिबल यानी नाकाबिल तकसीम। तो डेमोक्राइटस ये कहता है कि मादा जो है मैटर, जिसे हम मैटर कहते हैं, मादा इंतहाई छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है और ये ज़रात नाकाबिल तकसीम है। इन ज़रात को हम एटम कहते हैं।
और एटम ग्रीक वर्ड एटामस से लिया गया है जिसका माना है इनडाइविजिबल। तो डेमोक्राइटस कंसेप्ट, a Greek philosoper Democritus said that मैटर मादा कॉन्सेप्ट मुश्तमिल होता है आप वेरी स्मॉल एंडाइविजिबल का क्या मकसद है? नाकाबिल तकसीम। क्या मकसद है? नाकाबिल तकसीम, जो तकसीम नहीं होते। वेरी स्मॉल एंडाइविजिबल पार्टिकल्स which are called जिसे कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स। एटम कहते हैं। अ ग्रीक फिलॉसफर, एक यूनानी फलसफी डेमोक्राइटस ने कहा दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडाइविजिबल पार्टिकल, के मादा छोटे, इंतहाई छोटे, नाकाबिल तकसीम ज़रात पर मुश्तमिल है, विच आर कॉल्ड एटम, जिसे एटम कहते हैं। और एटम का नाम किस चीज़ से लिया गया है? द नेम एटम has taken from Greeks यूनानी वर्ड लफ्ज़, यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किया गया है या लिया गया है एटामस, which means, जिसका माना है, क्या माना है? which means indivisible, यानी नाकाबिल तकसीम। तो ये डेमोक्राइटस का नजरिया था एटम के बारे में। अब हम आते हैं डाल्टन के नजरिए के तरफ। तो इसके बाद डाल्टन एटॉमिक मॉडल, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या कंसेप्ट या थ्योरी, नजरिया, यानी डाल्टन का एटमी नजरिया, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर अंग्रेजी स्कूल का उस्ताद था और 1808 ईस्वी में उसने एटम के बारे में अपना नज़रिया पेश किया। लेकिन जॉन डाल्टन ने यूनानियों या डेमोक्राइटस के नज़रिए के हिमायत में नज़रिया पेश किया, यानी डाल्टन ने भी यूनानी नज़रिए की हिमायत की और अपना नज़रिया पेश किया। और डाल्टन के नज़रिया का टाइटल था, ऐनवान था, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, यानी केमिकल फलसफे का एक नया निज़ाम। तो ये इसका नाम था। डाल्टन कौन था? डाल्टन in 1808 an English school teacher Dalton पेश किया his own atomic model and support का मकसद है हिमायत आप ग्रीक कॉन्सेप्ट अंडर द टाइटल, तहत
N1 के तहत द टाइटल, अंडर द टाइटल, टाइटल का मकसद है N1, अंडर द टाइटल a new system of chemical philosophy, chemical philosophy, इस टाइटल के तहत उसने पेश किया था अपना नजरिया। अब हम जॉन डाल्टन एटॉमिक नजरिए के अहम नुकात की तरफ आते हैं, पास्चुलेट्स। तो इसके नजरिए के कुछ अहम नुकात है, पास्चुलेट्स है, पास्चुलेट्स, पास्चुलेट्स, मफरूदे, पास्चुलेट्स, अहम नुकात, ये हम कहते हैं अहम नुकात। तो डाल्टन के एटमी नजरिए के अहम नुकात मंदरजा झेल है। नंबर फर्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर मादा, कंसिस्ट मुश्तमिल होता है, मादा मुश्तमिल है या मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल, इंडाइविजिबल, नाकाबिल तकसीम पार्टिकल्स, ज़रात, लाइक या जस्ट लाइक सॉलिड बॉल्स, लाइक की तरह, सॉलिड बॉल्स, ठोस गेंदों की तरह ज़रात पर मुश्तमिल है, which are called atoms. मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडाइविजिबल पार्टिकल, मादा इंतहाई छोटे नाकाबिल तकसीम ज़रात पर मुश्तमिल है, लाइक सॉलिड बॉल्स, ये ज़रात ठोस बालों की तरह है, गेंदों की तरह है, विच आर कॉल्ड एटम्स, जिसे हम एटम कहते हैं। तो ये एक इसका एक नुक्ता था। अब डाल्टन ने एक दूसरा नुक्ता बताया है, यानी अहम पॉइंट बताया है, वो ये है कि डाल्टन ने कहा कि एक एलिमेंट, एक ही आंसर के तमाम एटम्स जो होते हैं ये हर लिहाज से, साइज के लिहाज से, हुजम के लिहाज से, मास के लिहाज से, शक्ल शेप के लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन ये एटम दूसरे आंसर के एटमों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो उसने कहा, इसका दूसरा नुक्ता ये था, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही आंसर के तमाम एटम, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर लिहाज से। ऑल रेस्पेक्ट का क्या मकसद है? हर लिहाज से, इन ऑल रेस्पेक्ट यानी शेप, शक्ल, साइज, मास, ETC वगैरह, बट डिफरेंट, लेकिन ये क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं, फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे आंसर से, एलिमेंट से। द एटम आप सेम एलिमेंट, एक आंसर के, एक ही आंसर के, और सिमिलर एक जैसे होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, हर लिहाज से, शेप शक्ल में, साइज में, मास में, बट डिफरेंट लेकिन मुख्तलिफ होते हैं, फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे आंसर के एटम से। तो अब इसका तीसरा अहम नुक्ता क्या है? इसका तीसरा अहम नुक्ता है, एटम्स कंबाइन, एटम मिलते हैं, मेलाप करते हैं, एन सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो का क्या मकसद है? सादा आददी निस्बत, एटम सादा आददी निस्बत से मिलते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो डाल्टन ने तीसरा नुक्ता क्या बयान किया है, यह बयान किया है एटम्स कंबाइन, एटम मेलाप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशो, सादा अददी निस्बत में, टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ताकि मॉलिक्यूल बनाए, यानी एटम सादा निस्बत से मिलते हैं और मॉलिक्यूल तश्कील देते हैं, बनाते हैं। सादा अददी निस्बत तलबा नहीं जानते। सादा अददी निस्बत का यहाँ पर मकसद ये है कि एटमों के दरमियान जो निस्बत होगा वह सादा होगा, यानी सिंपल रेशो होगा, छोटा रेशो होगा, लेकिन जिसमें इशारिया नहीं हो, याद रखो फ्रिक्शन नहीं हो। तो ऐसे निस्बत को हम छोटा निस्बत कहते हैं, जो मुख्तसर निस्बत हो, मुख्तसर। और इसको मज़ीद अगर हम मुख्तसर करेंगे तो कसर में तब्दील हो जाएगा, अशारिया में, तो अशारिया नहीं होना चाहिए, ऐसा मुख्तसर रेशो होगा डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक। इंशाल्लाह एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आपको बाद में पता चल जाएगा। फोर्थ नंबर पास्चुलेट, नंबर 4, फोर्थ नंबर पास्चुलेट क्या है? तो इसने कहा एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एटम न पैदा हो सकते हैं और नहीं तबाह हो सकते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी एटम न पैदा हो सकते हैं, क्रिएटेड पैदा होना, नॉर डिस्ट्रॉयड और ना तबाह होते हैं, तबाह होते हैं। यानी एटम को न पैदा किया जाता है और नहीं तबाह। तो इसका पांचवा पास्चुलेट, पांचवा पास्चुलेट क्या है भाई? पांचवा पास्चुलेट है, उसने कहा कि जितने भी कीमियाई चेंजेस है, केमिकल रिएक्शंस है, ये वाक़या होते हैं किस चीज़ की वजह से? जब एटम आपस में मिलते हैं तो कीमियाई रिएक्शन होता है, या जब एटम एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं तो कीमियाई अमल वाक़या होता है। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस, सारे कीमियाई तामुलात आकर वाक़या होते हैं all chemical reaction occur due to combination of atoms, combination of atoms, एटमों के मेलाप से, और separation of atoms, separation अलहदगी के वजह से, separation of atoms, यानी कीमियाई तामुलात एटमों के मेलाप से होते हैं या अलहदगी के वजह से, अलहदगी या अलग होने की वजह से। तो ये डाल्टन के एटमी नज़रिया के कुछ अहम नुकात थे। लेकिन ये जॉन डाल्टन का एटमी नज़रिया जो है, इसमें 19वीं सदी ईस्वी में 19th सेंचुरी में कुछ तब्दील या तरामीम किए गए हैं। तो तलबा अब मैं आपको वो तरामीम बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डाल्टन के नज़रिया में कौन कौन से तरामीम आए हैं या कौन कौन से तब्दीलियाँ कराए गए हैं। तो जॉन डाल्टन का एटमी नज़रिया जो है, इसमें कुछ तरामीम किए गए हैं, तब्दीलियाँ है। तो आइए अब हम जाते हैं मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस या चेंजेस, मॉडिफिकेशन का मकसद क्या है? चेंजेस, वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस इन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन के एटमी नज़रिया में तरामीम, डाल्टन के एटमी नज़रिया में तरामीम The following modifications were made
and डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल डाल्टन के एटमी नजरिया में मदरजा झेल तरामीम की गई है N19th सेंचुरी 19वीं सदी में। तरामीम कौन कौन से है, तो आइए मैं आपको एक एक बताता हूँ इंशाल्लाह। तो पहला नुक्ता जॉन डाल्टन का क्या था तलबा, जहन में लाई ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा तरामीम या कौन सा तरमीम इसमें हुआ है। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि मादा छोटे नाकाबिल तकसीम ज़रात पर मुश्तमिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो 19वीं सदी में मुख्तलिफ साइंसदानों ने एटम के अंदर बहुत से ज़रात दरियाफ़त किए हैं। मसलन इलेक्ट्रॉन दरियाफ़त हुआ, इसी तरह प्रोटॉन दरियाफ़त हुआ, इसी तरह इसके अंदर न्यूट्रॉन दरियाफ़त हुआ, बहुत से ज़रात दरियाफ़त हुए। तो 19वीं सदी में यह मालूम हो गया कि एटम नाकाबिल तकसीम ज़रा नहीं है, बल्कि एटम मज़ीद तकसीम हो सकता है। तो इसमें यह तरमीम की गई कि एटम तकसीम हो सकता है। एटम इज़ डाइविजिबल, क्या है, डाइविजिबल पार्टिकल because it contain elementary particles, बुनियादी ज़रात, particles like electrons, protons, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हैपिरॉन, हेड्रॉन, क्वार्क्स वगैरह बहुत से ज़रात है। तो पता लग गया कि एटम जो है ये डाइविजिबल है, काबिल तकसीम ज़रा है भाई, काबिल तकसीम है। तो ये एक तरमीम हुआ जॉन डाल्टन के नज़रिया में। इसी तरह दूसरा तरमीम क्या है भाई, दूसरा तरमीम ये किया गया है, जॉन डाल्टन ने कहा था कि एक आंसर के एटम हर लिहाज से बराबर होते हैं। तो बाद में सादी नामे साइंसदान, जिसका नाम सादी था, उसने अनासिर के आइसोटोप्स दरियाफ्त किए। पहले बार आइसोटोप्स, मुख्तलिफ एटम दरियाफ्त किए, मुख्तलिफ एटम सादी ने, तो जिसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, जॉन डाल्टन के नज़रिया में यह तरमीम की गई कि एक आंसर के एटम भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में बी डिफरेंट, क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यानी एक ही आंसर की एटम मुख्तलिफ हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, आइसोटोप्स है, जिसे हम हमजा कहते हैं। हमजा इंशाल्लाह बाद में आएंगे, तफसील से बताएंगे हमजा क्या है। हमजा ऐसे एटम को कहते हैं जिनका एटमी नंबर बराबर और मास नंबर क्या हो, मुख्तलिफ हो। तो आइसोटोप्स किसने दरियाफ्त किए थे, आइसोटोप्स बाय सादी नामे साइंसदान था, उसने दरियाफ्त किए थे। तो इसमें यह तरमीम भी की गई कि एक ही आंसर के एटम भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसी तरह जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम न पैदा होता है और न ही पना। तो याद रखो, एटम कैन बी चेंज इनटू अदर एटम्स, एटम कैन बी चेंज्ड इनटू अदर एटम। Atom can be converted into other atom। एक एटम दूसरे एटम में तब्दील हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन ले लें, न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन 14, तो अगर हम इसको न्यूट्रॉन के ज़रिए बम्बार करें, किस चीज़ के ज़रिए, न्यूट्रॉन, तो इससे बन जाएगा बोरान पायो, और इसी तरह 11
इसके साथ साथ बन जाएगा हीलियम, हेलियम। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से क्या बन गया है, बोरान। तो इसका मकसद हुआ कि एक किस्म का एटम दूसरे में तब्दील हो सकता है। और इसी तरह जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम सादा निस्बत से मिलते हैं और मालिक्यूल बनाते हैं, लेकिन ये बात भी इसमें भी तरमीम की गई है, यानी एटम्स may not combine in simple ratio, simple whole number ratio, यानी एटम सादा अददी निस्बत से नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें बेंजीन, तो आपको बेंजीन का फार्मूला याद है? बेंजीन फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का फार्मूला क्या है भाई? C6H6 है। तो आप सब तलबा देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर क्या निस्बत है? 6 निस्बत, 6 है 6 रेशो, 6 है 6 रेशो 6 है। इसी तरह अगर आप ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज C6H12O6 है। इसमें क्या निस्बत है? कार्बन निस्बत हाइड्रोजन निस्बत ऑक्सीजन। आप ले सकते हैं एटॉमिक रेशो 6:12:6। तो ये तो सादा निस्बत नहीं है, ये मुख्तसर किया जाता है, ये दोनों 6 पर तकसीम हो सकते हैं और ये भी तकसीम हो सकते हैं। तो ये सादा रेशो नहीं है। आप देख सकते हैं इन मालिक्यूलों को, इन मालिक्यूलों में सादा निस्बत नहीं है एटमों के दरमियान, बल्कि ये बड़ी निस्बत है। हाँ, बाज़ मालिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसमें सादा रेशो हो सकता है। मिसाल के तौर पर H2O है पानी, तो यहाँ पर रेशो अगर हम ले लें एटॉमिक, तो ये हो जाएगा 2:1, तो ये सिंपल रेशो है। इसी तरह अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 1:1 है, 1:1 है। तो बाद में तो सादा निस्बत आ सकता है, लेकिन हर एक में सादा निस्बत नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि मालिक्यूलों में एटमों के दरमियान क्या होगा? सादा निस्बत होगा। तो आज का ये डाल्टन का नज़रिया था। इंशाअल्लाह आप सब तलबा ने याद किया होगा और आप सब समझे होंगे। तो मैंने बहुत तफसील के साथ आपको पढ़ाया है इंशाअल्लाह।